Hello students, how are you? I hope you are doing well. So, our today's topic is clocks, one of the most important topic from exam point of view. इस टॉपिक को आपने जनरली रीजनिंग चैप्टर में देखा होगा, रीजनिंग के सिलेबस में देखा होगा। ये मैथ्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लॉक्स को हम थोड़ा सा वाइड स्केल पर समझेंगे, लेकिन पहले मैं अभी आपको बेसिक समझाऊंगा जो आप रीजनिंग के सिलेबस में भी देखते हैं और जो मैथमेटिक्स में भी आप देखते हैं। बाद में इसके स्टैंडर्ड को भी हाई करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहले फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं, बेसिक जो चीजें हर जगह हर कंपटीशन में आता है, पहले हम उसको कवर अप करते हैं। तो चले शुरू करते हैं क्लॉक्स। गाइस, क्लॉक में ये जो आप दिख रहा है ना मेरे सामने, इसमें मैंने दो हैंड्स बना रखे हैं। दैट मीन्स आई हैव कंस्ट्रक्टेड अ clock. I have drawn a clock in which we have two hands. Okay, one hand is known as minute hand and another hand is known as hour hand. So let me write first. इसमें दो तरह के hands हैं। एक इसमें minute hand कहलाता है, minute hand, और दूसरा इसमें hour hand कहलाता है। बताने की जरूरत नहीं है मिनट की सुई और घंटे की सुई क्या है। अब यहां पे आप क्या देख रहे होंगे, पूरा 1 से लेकर 12 तक। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे बांटू ना, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 1 2 3 4 और 5 में 1 पे पहुंच गया, 1 2 3 4 5 में 2 पे पहुंच गया, और इस तरीके से 1 2 3 4 5 में 3 पे पहुंच गया। कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, इस तरह से जो मूवमेंट्स होगा ना, 1 2 3 4 फिर 1 पे चला गया। सो ये जो मूवमेंट्स होते हैं ना, इस तरह के जो क्लॉक्स में हैंड्स मूवमेंट लेते हैं, ये मिनट स्पेसेस कहलाते हैं। सो दिस इज minute space. So 1 minute space, 2 minute space, 3 minute space, 4 minute space, and this is 5th one, right? 6th one, 7th minute space, 8th minute space, 9th and 10th one. इन सबको आप minute spaces कहते हैं। तो पूरे के पूरे क्लॉक में अगर हम देखें तो पूरे क्लॉक में हमारे पास कितने मिनट स्पेसेस हैं? तो ये पूरे क्लॉक में हमारे पास 60 मिनट स्पेसेस होंगे। अगर आप यहां से शुरू करोगे, सो वी डू हैव 60 मिनट स्पेसेस इन द ओवरऑल क्लॉक। ठीक है, अब आपको समझना है कि अगर 60 मिनट स्पेसेस हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा मिनट हैंड है, जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये मिनट हैंड भी 60 मिनट स्पेसेस मूव करेंगे। ठीक है, करेगा, और आवर हैंड भी 60 मिनट स्पेस मूव करेगा। फाइन। अगर इस बात को ठीक से थोड़ा सा देखा जाए तो एक चीज पे हम गौर करेंगे यहां पे कि यहां 12 ओ क्लॉक दिस टाइम इज क्लॉक इज स्ट्राइकिंग 12। क्लॉक में 12 बज रहे हैं, तो मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अच्छा, जब एक ही डायरेक्शन में होता है ये, तो हम कई नाम से इसको जानते हैं। तो पहली बार हम इसके नाम को समझ लेते हैं, कौन कौन से नाम से हम इनको जानेंगे। पहली चीज जो आप इसको जानोगे वो होगा बोथ हैंड्स आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। दूसरा, अगर आप देखोगे, वो वन हैंड इज ओवरलैपिंग अनदर। व्हाट डज इट मीन? ओवरलैपिंग अनदर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि दूसरा जो है, मतलब एक हैंड जो है वो दूसरे हैंड के ऊपर है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, वन हैंड इज ओवरलैपिंग अनदर। ठीक है, तीसरा कि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनको कहते हैं दे आर कोइंसिडेंटल। तो ऐसे वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस, हैंड्स आर कोइंसिडेंटल। ओके, हैंड्स आर कोइंसिडेंटल। और जो फोर्थ सेंटेंस आप इसमें सुनेंगे, हैंड्स आर मेकिंग 0 डिग्री एंगल। हैंड्स आर एट 0 डिग्री एंगल। हैंड्स आर एट 0 डिग्री एंगल मीन्स हैंड्स आर मेकिंग 0 डिग्री एंगल। मतलब 4 ऐसे शब्दों को आप देख सकते हैं, मीन्स 4 ऐसे वर्ड्स को आप देख सकते हैं, जिसमें एक है कि अगर मान लो दोनों हैंड्स अगर सेम डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, तो पहला तो आपने समझ लिया
पहली चीज क्या है? पहली चीज है बोथ द हैंड्स आर इन सेम डायरेक्शन। दूसरी चीज क्या है? वन हैंड इज ओवरलैपिंग अनदर, मतलब एक हैंड दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है, ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है, मतलब ऊपर वाला जो हैंड है, ठीक है, वो दूसरे के ऊपर चढ़ गया हो। तीसरा, तो हैंड्स आर कोइंसिडेंटल, मतलब एक ही दिशा में एक दूसरे के ऊपर होना, कोई एक दूसरे के ऊपर होगा उसको भी कोइंसिडेंटल कहते हैं, ठीक है। और तीसरा ये हो गया। चौथा, हैंड्स आर एट 0 डिग्री एंगल, अगर सेम डायरेक्शन में पॉइंट अगर हो रहा है तो इसका मतलब बोथ आर एट 0 डिग्री एंगल, दोनों ने 0 डिग्री एंगल को बनाया हुआ है। सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री एंगल, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो 180 डिग्री एंगल, यही बात होती है। चले बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या देखना है कि ये जो हैंड्स हैं वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर ये हैंड्स आगे बढ़ेंगे तो मिनट स्पेसेस के थ्रू आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट स्पेस, 2 मिनट स्पेस, 3 मिनट स्पेस, 4 मिनट स्पेस, इस तरह से ये मूव करते करते 60 मिनट स्पेस पे आता होगा। कौन? मिनट हैंड। जब मिनट हैंड मूव करते करते, ये जो मिनट हैंड मूव करेगा 1 2 3 4, तो मिनट हैंड मूव करते 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 60 मिनट स्पेस मूव करके 12 पे आ जाएगा, तो 1 घंटे का समय हो चुका होगा। ठीक उसी वक्त जब मिनट हैंड मूव करते 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 अब ये 12 पे फिर से आ गया और 1 घंटे का समय हो गया, तो क्या आवर हैंड वही रह जाएगा? आवर हैंड भी तो मूव करेगा ना। तो उस कंडीशन में हमने नोटिस किया कि जब मिनट हैंड पूरा का पूरा 60 मिनट स्पेस मूव करके यहां पहुंच जाएगा, तो आवर हैंड उतने वक्त में 5 मिनट स्पेस मूव करके 1 2 3 4 5 मिनट स्पेस मूव करके यहां पहुंचेगा, 1 पे पहुंच जाएगा। और ठीक 1 घंटे बाद हम कहेंगे क्लॉक इज स्ट्राइकिंग 1, मतलब क्लॉक में कितने बज रहे होंगे? 1 बज रहा होगा, ठीक है। अभी तो 12 बज रहे हैं, तो क्लॉक में उस वक्त कितना बज रहा होगा? 1 बज रहा होगा। इसका मतलब मिनट हैंड को पूरा 60 मिनट स्पेस मूव करना पड़ेगा 1 घंटे के लिए, और आवर हैंड को 5 मिनट स्पेस मूव करना होगा 1 घंटे के लिए। अब समझना मेरी बात को, एक एक करके चीजों को थोड़ा सा टेक्निकली और डीपली समझते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली है अभी, ठीक है। अब अगर मान लो किसी ने मुझसे कहा, कि ठीक है भाई, अभी तो क्लॉक इज स्ट्राइकिंग 12 एंड बोथ द हैंड्स आर कोइंसिडेंटल टू ईच अदर, मतलब कि दोनों घड़ी की जो दोनों सुई है वो एक ही दिशा में पॉइंट कर रही है, अगर ये बताया गया, तो अब मुझे ये बताओ, अगर हमसे किसी ने पूछा कि बोथ द हैंड्स आर कोइंसिडेंटल टू ईच अदर, दोनों एक ही दिशा में पॉइंट कर रही है, अब वो अगली बार फिर से, मतलब अभी तो 12 बजे, दोनों एक ही दिशा में है, 0 डिग्री एंगल पे है, मतलब इसको मैं 4 में से कोई भी शब्द से कोई भी वाक्य से बोलूं, कोई भी सेंटेंस बोलूं कि बोथ आर कोइंसिडेंटल टू ईच अदर, बोथ द हैंड्स आर कोइंसिडेंटल, या फिर बोथ द हैंड्स आर मेकिंग 0 डिग्री एंगल, और वन हैंड इज ओवरलैपिंग अनदर, ठीक है, और बोथ हैंड्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इनमें से कुछ भी बोलूं, लेकिन 12 o'clock पे अगर मैं सीधे सीधे शब्द में बोलूं तो मैं कहूंगा कि बोथ आर कोइंसिडेंटल, सो आफ्टर हाउ मच टाइम दे बिकम कोइंसिडेंटल अगेन, राइट। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि बताओ कितने समय के बाद ये फिर से कोइंसिडेंटल होंगे, तो मैं इसमें क्या बताऊंगा, कितने समय के बाद ये फिर से कोइंसिडेंटल होंगे। तो ज्यादातर जब मैं बच्चों से पूछता हूं ना, ठीक है बच्चे बताओ कितने समय के बाद, अभी तो ये 12 बजे कोइंसिडेंटल है, दोनों घड़ी की सुई एक ही दिशा में है, तो कितने समय बाद फिर से कोइंसिडेंटल होंगे, तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर 1 बजे होगा, मतलब दोबारा फिर से मूव करके आएगा तो 1 बजे कोइंसिडेंटल होगा। तो फिर मैं कहता हूं क्या ये 1 बजे होगा सही में? तो बच्चों को ध्यान आता है, नहीं यार 1 बजे तो नहीं होगा। क्यों? जरा देखते हैं कि अगर मान लो 1 बजे होता, मान लो ऐसा होता, तो एक बार मैं आपको मूव समझाता हूं, देखना ये पॉसिबल है क्या। रुको देखना, अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि यही घड़ी है ना, और 1 बजे की बात हो रही है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। अब मैं कहता हूं कि यहां पे 1 घंटे, ठीक 1 घंटे बाद, ठीक 1 घंटे बाद जब ये दोनों मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो जब मिनट हैंड मूव करता है ना बच्चे, मिनट हैंड मूव करता है तो आवर हैंड भी रिलेटिवली मूव करता है, मतलब उसके सापेक्ष मिनट
जो घंटे की सुई जो है उसके सापेक्ष घंटे की सुई भी मूव करती है। रिलेटिवली मिनट हैंड और आवर हैंड मूव करते हैं। ठीक है, अब ये और बात है कि मिनट हैंड का मूवमेंट फास्ट है, आवर हैंड के कंपैरिजन में स्पीड ज्यादा है। तो अभी मैं क्या देख रहा हूं कि जब ये दोनों फिर से वापस कितने बजे आएंगे, तो ये पहले 60 मिनट, मतलब मिनट हैंड 60 मिनट स्पेस मूव करेगा, और मिनट हैंड 60 मिनट स्पेस मूव करके कहां जाएगा बच्चे, तो मिनट हैंड 60 मिनट स्पेस मूव करके चलो यहां पहुंच गया। ठीक है, मिनट हैंड 60 मिनट स्पेस मूव करके फिर से यहां पहुंच गया। ठीक है, और जब मिनट हैंड यहां पहुंच गया तो आवर हैंड कहां पहुंचेगा, तो आवर हैंड यही मूवमेंट के बाद आवर हैंड यहां पे पहुंच चुका होगा 1 पे। ठीक है, यहां पे। अब तुम ये देखो बच्चे कि जो मिनट हैंड, पूरा का पूरा मूवमेंट को समझो। ठीक है, थोड़ा सा मैं और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, मिनट हैंड मान लो यहां पहुंचा, ठीक है, और आवर हैंड यहां पहुंचा। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आफ्टर 60 मिनट, मतलब ऐसे मूवमेंट करते 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 यहां मिनट हैंड यहां पहुंच गया, और आफ्टर 5 मींस 12 मिनट्स, सॉरी 60 मिनट स्पेसेस, अगर मिनट हैंड फिर से 12 पे पहुंचता है तो आवर हैंड ने क्या किया, 5 मिनट स्पेस मूव किया और ये 1 o'clock हो गया। तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि अभी जो दोनों हैंड्स थे ना, दे वर कोइंसिडेंटल, दे वर इन सेम डायरेक्शन, दे वर मेकिंग 0 डिग्री एंगल, राइट। तो 12 बजे तो दोनों एक ही दिशा को पॉइंट आउट कर रहे थे, लेकिन फिर से ये एक ही दिशा को पॉइंट आउट करें, वो 1 घंटे में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 60 मिनट स्पेस ऑलरेडी ये मूव कर चुका है। और 60 मिनट स्पेस मूव करने के बाद हमने देखा कि अब 1 o'clock हो गया, और 1 o'clock पे दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब 60 मिनट्स के बाद वो सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि 60 मिनट्स के बाद वो कोइंसिडेंटल तो नहीं होंगे, राइट। अब 60 मिनट्स के बाद अगर वो कोइंसिडेंटल नहीं होते हैं, ठीक है, तो कितने मिनट के बाद होते हैं, तो वहां बच्चे एक और गलती करते हैं, और वो क्या कहते हैं, सर यहां से 5 मिनट स्पेस का फासला है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 और 5, तो इसको मिनट हैंड को 5 मिनट और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब कि मिनट हैंड अगर 5 मिनट स्पेस और आगे चले जाए तो दोनों फिर से एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 60 पहले 60 मिनट स्पेस मूव किया था, और अब 5 मिनट स्पेस और मूव करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 65 मिनट्स के बाद दोनों हैंड फिर से कोइंसिडेंटल हो जाएंगे, राइट। लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे ही मैं कहता हूं बच्चों को कि ये गलत है, तो बच्चों को लगता है यार ऐसे कैसे गलत हो गया। हाँ, तो बच्चे आप एक बात समझो, बहुत ही साधारण सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब यहां से मूवमेंट होगा, इस मूवमेंट को देखो, पूरा 60 मिनट स्पेस का मूवमेंट हुआ, ठीक है, और मिनट हैंड यहां पहुंच गई, और ठीक उसी वक्त 5 मिनट स्पेस का मूवमेंट लेकर आवर हैंड 1 पे पहुंच गई। अब अगर आप चाहते हो कि मिनट हैंड आगे मूव करे और 5 मिनट स्पेस यहां मूव करके आ जाए, तो क्या आवर हैंड उस वक्त वहीं पे बैठा रहेगा, क्या वो इंतजार करेगा? हाँ, आवर हैंड वेट देयर कि पहले मिनट हैंड यहां आ जाए फिर हम लोग साथ मिलके चलेंगे? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये भी रिलेटिवली मूव करता है, मिनट हैंड भी रिलेटिवली आवर हैंड के साथ मूव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक में, मतलब 1 2 3 4 5, अगले 5 मिनट स्पेस को जब मिनट हैंड मूव कर रहा होगा ना, उस वक्त आवर हैंड भी मूव करेगा। ठीक है, कंपैरेटिवली कम करेगा, स्पीड वाइज कम होंगे, लेकिन रिलेटिवली मूव करेगा। इसीलिए ये बात तो कंफर्म है कि 5 मिनट स्पेस एक्स्ट्रा लेकर भी 65 मिनट स्पेस लेने के बाद, मैंने 65 मिनट्स के बाद भी मिनट हैंड और आवर हैंड एक डायरेक्शन में नहीं आएंगे। तो यहां तक कंफर्म हो गया कि 12 बजे दोनों घड़ी की सुई सेम डायरेक्शन में थी, दे वर मेकिंग कोइंसिडेंटल टू ईच अदर। तो अगले 65 मिनट्स के बाद भी दे वोंट बिकम कोइंसिडेंटल टू ईच अदर, राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि कितने मिनट के बाद फिर ऐसा होगा कि दे बिकम कोइंसिडेंटल टू ईच अदर, राइट। तो यहां पे समझना है हमको कितने मिनट स्पेस के कितने मिनट के बाद ऐसा हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहां समझना बहुत छोटी सी चीज है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि यहां मिनट स्पेस रिलेटिवली कैसे मूव करता है, कैसे गेन करता है। ठीक है, यहां गेन वाला पॉइंट को समझेंगे कि मिनट हैंड
ठीक है, आवर हैंड के ऊपर कितना गेन करता है और उनका रिलेटिव मोशन क्या होता है, उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि ये दोनों वापस फिर से कितने मिनट के बाद कोइंसिडेंटल होंगे। ठीक, तो इसको समझना अब थोड़ा सा वाइडर उसको कॉन्सेप्ट में, तो देखो कैसे समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे लेकर चलता हूं तुम्हें। देखो बच्चे, अगर मैं कहता हूं, मान लो फिर से मैंने ये बनाया, ठीक है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 10 11। चलो मैंने इसको शॉर्ट आउट किया। अब मैं जैसे तुमसे पूछ रहा हूं बच्चे, मान लो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। अब देखना बच्चे, फिलहाल तो मैं ऐसे ही बना देता हूं, है ना। हम्म, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ पे मिनट स्पेसेस का मूवमेंट होगा, राइट, यहाँ पे मिनट स्पेसेस का मूवमेंट होता है। तो कैसे मिनट स्पेसेस का मूवमेंट होता है, 1 1 2 3 4 एंड देन 5, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे करके मिनट स्पेसेस का मूवमेंट हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों यहां से मूवमेंट करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो जब ये दोनों मूवमेंट करेंगे, मतलब दोनों हैंड्स, मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों मूवमेंट करेंगे, तो क्या होगा, मिनट हैंड 60 मिनट स्पेस मूव करेगा पूरे 60 मिनट में, राइट। मिनट हैंड जब पूरा का पूरा 60 मिनट स्पेस 60 मिनट में मूव करेगा, तब तक आवर हैंड 5 मिनट स्पेस मूव करता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि पूरा का पूरा 60 मिनट स्पेस मूव करके मिनट हैंड अगर यहाँ आता है तो आवर हैंड 5 मिनट स्पेस मूव करता है। तो क्या हम दूसरे लैंग्वेज में रिलेटिवली ऐसा बोल सकते हैं कि मिनट हैंड हैज गेन्ड 55 मिनट स्पेसेस इन 1 आवर इन 60 मिनट्स, मतलब मिनट हैंड आवर हैंड की तुलना में कितना मिनट स्पेस आगे बढ़ जाता है 60 मिनट में, 1 आवर में। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में मिनट हैंड आवर हैंड की तुलना में 55 मिनट स्पेस आगे चला जाता है। ठीक है, क्योंकि मिनट हैंड पूरा 60 मिनट स्पेस मूव करता है और आवर हैंड केवल 5 मिनट स्पेस मूव करता है, 5 मिनट। इसका मतलब आवर हैंड मिनट हैंड से 55 मिनट स्पेस पीछे रह जाता है। ठीक है, 55 मिनट स्पेस, 55 मिनट स्पेस पीछे रह जाता है, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि मिनट हैंड आवर हैंड से 55 मिनट स्पेस आगे चला जाता है। ठीक है, और इसी को हम बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं कि मिनट हैंड इज गेनिंग over our hand 55 minute spaces in 1 hour in 60 minutes, right। तो यहां पे अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि 55 मिनट स्पेस, 55 मिनट स्पेस gained by our hand in 60 minutes, gained by, sorry, my mistake, 55 minute space gained by minute hand in our hand, minute hand over our hand, gained by minute hand over our hand in 60 minutes। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अगर 60 मिनट्स का मूवमेंट हो तो मिनट हैंड आवर हैंड के ऊपर 55 मिनट स्पेस का गेन करेगा। थोड़ा सा इसको मैं थिक कर देता हूं, राइट। 55 मिनट स्पेस
55 मिनट 55 मिनट स्पेस gained by 55 minute space gained by minute hand over hour hand in 60 minutes, right? Now if 1 minute space has to be gained by minute hand over hour hand, in what time it can do? तो इसमें 55 minute space gained by minute hand over hour hand in 60 minutes, so 1 minute space gained by 1 minute space gained by minute hand over hour hand in 60 by 55 minutes 60 by 55 minutes, जिसको आप कैंसिल करोगे तो 5 11 जा एंड 5 12 जा, तो इसको मैं लिख सकता हूं इन 12 by 11 मिनट्स। ठीक है, अब समझना बच्चे, इसको बहुत ही सिंपल चीज थी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। ठीक है, टेक्निकल चीज है, इसको समझ गए तो बहुत काम। ठीक है, होता है ना कई चीजों को कि अगर आपने समझ लिया तो इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो कहने का मतलब कि क्लॉक्स को अगर समझ में इस पार्ट को समझ लिया तो बहुत बड़ी चीज को आप टैकल कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं वही चीज तुम्हें बताने जा रहा हूं कि अगर 1 मिनट स्पेस गेन्ड बाय मिनट हैंड ओवर आवर हैंड इन 12 मिनट्स इन 12 by 11 मिनट्स, कैसे? तो हमें पता है कि मिनट हैंड आवर हैंड के ऊपर 1 घंटे में 55 मिनट स्पेस गेन करता है। मतलब रिलेटिवली जब वो मूव करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष अगर वो लोग मूवमेंट करते हैं तो मिनट हैंड आवर हैंड से 55 मिनट स्पेस आगे निकल जाता है पूरे 60 मिनट के मूवमेंट के बाद। तो 55 मिनट स्पेस गेन्ड बाय मिनट हैंड ओवर आवर हैंड इन 60 मिनट्स, राइट? तो 1 मिनट स्पेस, तो मिनट हैंड को 1 मिनट स्पेस गेन करने में कितना समय लगेगा आवर हैंड के ऊपर? तो हमने देखा 60 by 55 मिनट्स लगेगा, जो कि 12 by 11 मिनट्स के इक्वल होता है। तो यहां तक कंफर्म हो गया कि 1 मिनट स्पेस गेन करने में मिनट हैंड को, मतलब आवर हैंड के ऊपर 12 by 11 मिनट लगता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि आखिर 1 मिनट स्पेस गेन करने का क्या मतलब है, कर क्यों रहे हैं सर हम ऐसा? तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको समझना है। देखो बच्चे, अब क्या होता है, 12 o'clock का मूवमेंट होता है यहां से। ठीक है, अब 12 o'clock का मूवमेंट हो गया तो इसमें क्लॉक मूव कर रहा है, आवर हैंड और मिनट हैंड मूव करेगा। तो मूव करने के बाद अभी हमने सवाल एक रेज किया था कि अगर यहाँ पे मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों 12 o'clock पे दे वर इन सेम डायरेक्शन कोइंसिडेंटल, तो कितने समय के बाद ये फिर से कोइंसिडेंटल होंगे, ये फिर से एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। तो हमने देखा था कि 65 मिनट स्पेस के बाद भी 65 मिनट के मूवमेंट के बाद भी क्या हो रहा था कि दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं आ रहे थे। तो हम ये जानना चाहते थे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में आए उसके लिए कितने मिनट स्पेस का इन लोगों को मूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये चीज दिखाना चाह रहा हूं कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कहता हूं कि ये मूवमेंट हुआ जो वापस फिर से मिनट हैंड मूव करके यहाँ आ गया, ठीक, और उसी वक्त आवर हैंड मूव करके यहाँ आता है, तो इसका मतलब आफ्टर 60 मिनट्स स्पेस 60 मिनट स्पेस मूव कर लेता है कौन? मिनट हैंड। ठीक है, मिनट हैंड कर लेता है। अब यहां पे अगर मिनट हैंड 60 मिनट स्पेस मूव कर लेता है, रुको, ठीक है, 60 मिनट स्पेस मूव कर लेता है, तो अब यहां पे इन दोनों के बीच 5 मिनट स्पेस है। तो कहने का मतलब ऑलरेडी 60 मिनट्स में मिनट हैंड 60 मिनट स्पेस मूव कर चुका है, और अब मिनट हैंड जब यहां से यहां तक पहुंचेगा, मतलब कहां? आवर हैंड के पास पहुंचने वाला है, तो 5 मिनट स्पेस का दोनों के बीच फासला है। लेकिन चूंकि मिनट हैंड आगे आएगा 5 मिनट स्पेस, तो आवर हैंड भी वहीं नहीं रुका रहेगा, आवर हैंड भी मूव करेगा। इसका मतलब दोनों रिलेटिवली मूव करेंगे। तो अब हमें पता करना है कि जब आवर हैंड मूव करेगा और आवर हैंड मूव करके जहां पहुंचेगा वहां तक पहुंचने में मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा, राइट? मतलब अब आवर हैंड मूव करके 1 पे तो नहीं रहेगा ना, 1 से थोड़ा आगे जा चुका होगा, तो जितना भी आगे जा चुका होगा वहां तक पहुंचने में मिनट हैंड को कितना समय लगेगा रिलेटिवली, इसी को कहते हैं गेन करना।
राइट। तो इससे हम पता करेंगे कि मिनट हैंड उस वक्त को, उतने टाइम को कितने समय में गेन कर सकता है, कितने मिनट में गेन कर सकता है। और उसका तरीका ये होता है कि दोनों के बीच पहले मिनट स्पेस का गैप देखो कितना है। तो 1 2 3 4 5 मिनट स्पेस का गैप है, राइट। और हमें पता है कि पहले तो ये ऑलरेडी 60 मिनट स्पेस मूव कर चुका है, माने 60 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, 60 मिनट हो चुका है, और दोनों के बीच 5 मिनट स्पेस का गैप है जिसको मिनट हैंड गेन करना है। सो मिनट हैंड इज गोइंग टू गेन 5 मिनट स्पेस ओवर आवर हैंड नाउ। सो आई वांट टू फाइंड आउट कि ये मिनट स्पेस, 5 मिनट स्पेस गेन करने में मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि 1 मिनट स्पेस मिनट हैंड जो आवर हैंड के ऊपर गेन करता है उसमें 12/11 मिनट्स का टाइम लगता है। तो अभी दोनों के बीच 5 मिनट स्पेस का फासला है, तो 5 मिनट स्पेस को गेन करने में कितना लगेगा? 1 मिनट में 12/11, इन 1 मिनट 12/11, सो इन 5 मिनट 5 इंटू 12/11, और 5 इंटू 12/11 होता है बच्चे 60/11, और 60/11 का मतलब होता है 5:5/11 मिनट्स। मतलब इतना टाइम लगेगा, 5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा, 5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा मीन्स 5:5/11 मिनट्स का टाइम लगेगा। मतलब एग्जैक्ट 5 मिनट नहीं लगेगा, इससे थोड़ा सा अधिक 5:5/11 मिनट्स का टाइम लगेगा कि वो मिनट हैंड और आवर हैंड ये चल के दोनों यहां पर पहुंच जाए। ठीक है, गेन करने के बाद आपको दोनों चल के यहां पे दिखेगा कि ये भी मिनट हैंड भी यहां पे रहे, और मिनट हैंड भी यहां पे रहे और आवर हैंड भी यहां पे रहे, ऐसा आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कितने मिनट में ऐसा हो पाया? अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा होने में कितना समय लगा कि दोनों स्लाइटली यहां पे आ गए। इसमें आपको कितना टाइम लगा? तो पहले 60 मिनट तो ये मूव कर ही चुके थे, मतलब पहला 60 मिनट स्पेस तो मूव हो ही चुका था, 60 मिनट का तो समय हो ही चुका था, और अब एक्स्ट्रा कितना समय लगा? 5:5/11 मिनट्स, 60 मिनट। मतलब हम लोग कब से देख रहे हैं? हम लोग 12 बजे से देख रहे हैं, 12 o'clock से। ठीक है, हमने कब से देखना शुरू किया था? तो हमने 12 o'clock से देखना शुरू किया था कि 12 o'clock के बाद 60 मिनट स्पेस मूव करके यहां पे आया, 60 मिनट का फासला हो गया, और अब 5:5/11 मिनट्स और एक्स्ट्रा मूव करता है, और 5:5/11 मिनट्स एक्स्ट्रा मूव करने के बाद दोनों कोइंसिडेंटल फिर से हो गए, वापस एक ही डायरेक्शन में आ गए। तो टोटल कितना समय लगा? तो टोटल लगता है 60 मिनट्स प्लस 5:5/11 मिनट्स। दोनों को जोड़ता हूं मैं तो 65:5/11 मिनट्स लगते हैं। इसका मतलब कि पूरे 65:5/11 मिनट्स के बाद दोनों फिर से सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, दोनों फिर से कोइंसिडेंटल होंगे। और हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक 65:5/11 मिनट्स के बाद, हर एक 65:5/11 मिनट्स के बाद ये फिर से कोइंसिडेंटल होंगे। अभी ये 1 से 2 के बीच में कोइंसिडेंटल होंगे, फिर बाद में 2 से 3 के बीच में होंगे, हर एक 65:5/11 मिनट्स। इसका मतलब कि 60 मिनट्स 1 आवर होता है और 5:5/11 मिनट्स। तो 1 घंटे मीन्स 1 घंटे 5.5/11 मिनट के बाद, हर एक 1 घंटा 5.5/11 मिनट के बाद ये क्या होगा? फिर से कोइंसिडेंटल होंगे। तो 65.5/11 65:5/11 मिनट्स के बाद दे बिकम कोइंसिडेंटल टू ईच अदर एवरी टाइम। राइट, यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब सवाल ये उठता है कि 65:5/11 मिनट्स के बाद अगर ये फिर से कोइंसिडेंटल होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब घड़ी के चलने का जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, वो कोइंसिडेंटल होने का 65:5/11 मिनट्स है। तो कई बार देखा होगा आपने कि अगर 65:5/11 मिनट्स घड़ी के कोइंसिडेंटल होने का स्पीड होता है, ठीक है, मान लो कि दोनों के कोइंसिडेंटल होने का स्पीड यही होता है, ठीक है, 65:5/11 मिनट्स होता है। तो अगर कभी भी घड़ी की सुई 65:5/11 मिनट से, मान लो कि 65:5/11 मिनट्स होता है, तो अगर कभी भी घड़ी की सुई 65:5/11 मिनट से कम समय में ही दोबारा कोइंसिडेंटल हो जाए, ठीक है, कि मान लो कि ये चलना शुरू करता है और इसको लगना कितना चाहिए कोइंसिडेंटल होने के लिए, मतलब दोनों को सेम डायरेक्शन में आने के लिए 65:5/11 मिनट्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर घड़ी की दोनों सुई 65:5/11 मिनट से कम समय में दोबारा कोइंसिडेंटल हो जाए, तो इसका मतलब घड़ी की सुई फास्ट चल रही है, घड़ी फास्ट चल रही है, क्लॉक इज गेनिंग। हम कहते हैं ना कभी कभी कि घड़ी फास्ट चल रही है यार,
घड़ी स्लो चल रहा है, तो कैसे पता चलता है कि घड़ी फास्ट है या घड़ी स्लो है? तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है कि 65:5/11 मिनट्स, तो इसका समय है कम से कम इतना समय तो लगना ही चाहिए घड़ी की सुई को, इतना तो समय लगना ही चाहिए घड़ी की सुई को दोबारा कोइंसिडेंटल होने के लिए, दोनों हैंड्स को कोइंसिडेंटल होने के लिए, दोनों हैंड्स को सेम डायरेक्शन में जाने के लिए। अगर कोई घड़ी की सुई दोनों हैंड्स 63 मिनट्स में ही कोइंसिडेंटल हो जाते हैं, अगर 63 मिनट्स में ही हो जाते हैं तो इसका मतलब हाँ, क्लॉक इज फास्ट, क्लॉक इज रनिंग फास्ट, राइट? क्लॉक इज रनिंग फास्ट मतलब क्लॉक इज गेनिंग, क्लॉक इज गेनिंग, राइट? ये सिंपल है, क्लॉक इज गेनिंग। अच्छा, अगर यही चीज मान लो 65:5/11 मिनट्स के अलावा अगर ये 67 मिनट्स में हो जाते हैं, 67 मिनट्स का मतलब ज्यादा समय लगता है, तो इसका मतलब क्लॉक इज रनिंग स्लो, क्लॉक इज रनिंग स्लो, ठीक है, स्लो। और दूसरे शब्दों में कहेंगे कि क्लॉक इज लूजिंग, राइट? क्लॉक इज लूजिंग, मैं यहां लिखता हूं क्लॉक इज लूजिंग, ठीक है? क्लॉक इज लूजिंग। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि कब क्लॉक गेन करेगा, कब क्लॉक लूज करेगा। 65:5/11 मिनट से ज्यादा लगेगा तो गेन करेगा, ज्यादा नहीं लूज करेगा, ठीक है, घड़ी स्लो है। और अगर उससे कम लगेगा तो गेन करेगा, इसका मतलब घड़ी फास्ट है। ये बात बहुत ही सिंपल था और बहुत ही आसान था समझना, इसीलिए टेक्निकल थोड़ा सा है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी बातों को बताने का क्या रीजन है, क्यों मैं इतनी सारी बातों को इतना एम्फेसिस कर रहा हूं, मतलब इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं, इस पे मैं बहुत ज्यादा जोर डाल रहा हूं। तो पहले उस बात को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना, एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा हम लोग इस पे लाइट डालते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है, यहाँ 12 ओ क्लॉक था, 12 ओ क्लॉक था, बोथ द हैंड्स वर कोइंसिडेंटल टू ईच अदर, राइट? अब कितने मिनट के बाद कोइंसिडेंटल हुआ? तो 65:5/11 मिनट्स के बाद कोइंसिडेंटल हुआ, ठीक? तो इसका मतलब अभी 12 बजे 12 ओ क्लॉक बोथ द हैंड्स वर कोइंसिडेंटल, दोनों सेम डायरेक्शन में था। तो हमने नोटिस किया कि 12 से 1 के बीच में कोई ऐसा समय आया ही नहीं दैट दीज टू हैंड्स वर कोइंसिडेंटल। कब आया? 1 से थोड़ा सा आगे चल के, 1 से थोड़ा सा आगे मतलब 1 और 2 के बीच में एक ऐसा समय आया जब वो दोनों कोइंसिडेंटल थे, राइट? तो ऐसा 2 और 3 के बीच में भी कोई ऐसा समय आएगा, 2 और 3 के बीच में, जिसमें ये दोनों कोइंसिडेंटल फिर से होंगे, क्योंकि 65:5/11 मिनट्स के बाद कोइंसिडेंटल होते हैं। उसी तरह 3 से 4 के बीच में भी ऐसा कोई समय आएगा कि दोनों कोइंसिडेंटल होंगे, मतलब घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। तो ऐसा दिन में कितनी बार होगा, मतलब 24 आवर्स में कितनी बार होगा? मतलब मैं क्वेश्चन यहां पे लिख के समझाता हूं कि दोबारा ये चीज जब क्वेश्चन आए तो दिमाग लगाना ही ना पड़े, और मैथमेटिकली समझा देता हूं, फिर बाद में लॉजिकली करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस ज्यादातर लॉजिकली करेंगे। एक मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूं, ठीक है? कि अगर मान लो किसी ने हमसे पूछा, इसी सवाल को हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, how many times in a day, how many times in a day both the hands of a clock will become coincidental to each other, coincidental to each other, both the hands of a clock become coincidental to each other। ओके, ये है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो मैथमेटिकली मैं समझाता हूं। जब हम कहते हैं हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, इसका मतलब होता है 24 आवर्स। कितने समय की बात हो रही है? 24 आवर्स की बात हो रही है, ठीक? तो पहले तो हम 12 आवर्स में देखते हैं, और 12 आवर्स में जितना होगा उसका डबल कर देंगे, राइट? तो यहां पे हम नोटिस कर रहे हैं कि दे बिकम कोइंसिडेंटल टू ईच अदर आफ्टर एवरी 65:5/11 मिनट्स, ठीक है? तो अगर हम मैथमेटिकली करें, मैथ से अगर हम सॉल्व करें, तो हम देखते हैं कि दे टुगेदर टेक 65:5/11 मिनट्स टू बिकम कोइंसिडेंटल टू ईच अदर,
means to each other after every 65:5/11 minutes they become coincidental to each other, right? So अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, थोड़ा सा समझा जाए कि अगर इनको कोइंसिडेंटल होने के लिए, ठीक है, कोइंसिडेंटल होने के लिए 65:5/11 मिनट्स लगते हैं, जिसको मैं सॉल्व करता हूं अगर, तो 65 into 11 इट इज 715 + 5 720/11 मिनट्स, इतना समय लगता है, ठीक है। मान लो कि 720/11 मिनट्स लगता है, आफ्टर एवरी 720/11 मिनट्स दे बिकम कोइंसिडेंटल टू ईच अदर। तो हमसे पूछा गया है कि पूरे दिन में, मतलब 24 आवर्स में कितना समय लगेगा। तो 24 आवर्स में कितना मिनट होता है बच्चे? तो मैं यहां देखता हूं कि 24 आवर्स में होते हैं 24 × 60 मिनट्स, राइट। तो 24 × 60 मिनट्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ मिनट्स, राइट। और 720/11 मिनट्स लगते हैं एक बार कोइंसिडेंटल होने में। तो मैं पूरे 24 × 60 मिनट्स को 720/11 मिनट से डिवाइड करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी बार कोइंसिडेंटल होगा दिन में। तो मैंने 24 × 60 को 720 डिवाइडेड बाय 11, अच्छा डिवाइडेड बाय 11 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहां 11 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला 11 हट जाएगा यहां से, राइट। तो मैं अगर सॉल्व करता हूं तो जरा देखो, तो ये 0 0 में काटता हूं, 24 × 72, 24 3 जा 3 2 जा 6, तो 11 × 2 कितना आ गया? 22 टाइम्स आ गया, राइट। मतलब 22 बार ऐसा होता है, 22 टाइम्स ऐसा होता है कि बोथ द हैंड्स बिकम कोइंसिडेंटल टू ईच अदर इन 24 आवर्स, राइट। 24 घंटे में 22 बार दोनों हैंड्स एक दूसरे के साथ 0 डिग्री एंगल बनाते हैं और कोइंसिडेंटल होते हैं, ठीक है। ये तो मैथमेटिकली हमने समझ लिया कैसे होता है। और थोड़ा लॉजिकली भी देखते हैं हम लोग ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस जब इस तरह के आएंगे तो हम लॉजिकल वे में ही समझेंगे, ज्यादा मैथमेटिक्स हर चीज में नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स अप्लाई करने वाला जो क्लॉक का क्वेश्चन होता है वो भी अलग है। क्लॉक हम लोग जनरली ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में पढ़ते हैं, तो यहां वो चीज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये देखो, जैसे मैं बात कर रहा था कि यहां पे, चलो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे 12 o'clock था, मान लो, समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो अभी यहां पे 12 o'clock था, तो 12 o'clock पे बोथ द हैंड्स वर इन सेम डायरेक्शन, राइट, बोथ द हैंड्स वर इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में थे। अब क्या देखा हमने कि सिंस एट 12 o'clock both the hands in same direction and both were making 0 डिग्री एंगल, ठीक है, कोइंसिडेंटल थे। अब मैं क्या देख रहा हूं कि 12 से 1 के बीच में जब इन्होंने मूवमेंट शुरू किया, तो मूवमेंट शुरू करने के बाद जब यहां से ये दोनों आ गए, ठीक है, यहां से मूवमेंट हो गया शुरू, और जो मिनट हैंड वापस यहां आ गया 12 पे और आवर हैंड यहां, तो ये कोइंसिडेंटल नहीं हो पाए थे। तो अब कोइंसिडेंटल होने के लिए दोनों का मूवमेंट हुआ शुरू, तो 12 और 1 के बीच में तो ये कभी कोइंसिडेंटल हुए ही नहीं। ये कोइंसिडेंटल हुए स्लाइटली मोर देन 1, मतलब 1 से बाहर इन दोनों ने ये दोनों कोइंसिडेंटल हुए। तो 12 से 1 के बीच में कोई ऐसा टाइम नहीं आया जिस समय ये कोइंसिडेंटल हो सकते थे, ठीक है। मतलब ये वाला टाइम तो गया, क्योंकि 12 बजे ऑलरेडी हो चुके थे, राइट। तो 12 से 1 के बीच में ऐसा कोई टाइम नहीं आया जब ये कोइंसिडेंटल हो सकते थे, ठीक है। लेकिन 1 से 2 के बीच में टाइम आया जब ये कोइंसिडेंटल हुए। उसी तरह जब मैं 65:5/11 मिनट्स ऐड करूंगा, तो मैं देखूंगा 2 से 3 के बीच में फिर से एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों फिर से कोइंसिडेंटल होंगे किसी भी टाइम, ठीक है। 3 से 4 के बीच में भी कोई ऐसा टाइम आएगा जब ये कोइंसिडेंटल होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ऐसा करते करते 4 से 5 भी आएगा, 5 से 6 भी आएगा, 6 से 7 भी आएगा, 7 से 8 भी आएगा, 8 से 9 भी आएगा, 9 से 10 भी आएगा, 10 से 11 भी आएगा। लेकिन फिर 11 से 12 के बीच नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब इसका भी लॉजिक समझ लो। देखो बच्चे, जब 11 o'clock हो रहा होगा, सपोज 11 o'clock हो रहा होगा, तो आवर हैंड 11 पे होगा और मिनट हैंड 12 पे होगा। सपोज आवर हैंड मिनट और 11 पे और मिनट हैंड 12 पे। अब क्या होता है कि मिनट हैंड की टिकटिकी शुरू हो गई, ठीक है। ये मिनट हैंड का मूवमेंट शुरू हो गया, ठीक है। अब मिनट हैंड का मूवमेंट यहां से शुरू होते 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 घूमते 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 यहां पे आ रहा है, ठीक है। मिनट हैंड का मूवमेंट मान लो शुरू होते होते यहां से शुरू हुआ,
ठीक है, मूवमेंट होते 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 ये ऐसे घूमता गया घूमता गया घूमता गया घूमता, और मिनट हैंड जब यहां पहुंचेगा तब तक क्या आवर हैंड यहीं पे रहेगा? आवर हैंड यहां पे रहेगा क्या? नहीं भाई, आवर हैंड का भी मूवमेंट यहां से घूमते 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 यहां पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, मतलब कि आवर हैंड भी मूव कर रहा होगा। अगर मैं इसको ठीक से बताऊं तो इसको ऐसे समझो कि ये मूवमेंट कुछ ऐसे होगा कि आवर हैंड अगर यहाँ पे था ना, आवर हैंड यहाँ पे था ना, ये मूव कर रहा होगा और ये यहाँ पे पहुंच चुका होगा, तब पीछे से मिनट हैंड मूव करके यहाँ बीच में कहीं भी नहीं, कहीं भी ये दोनों नहीं मिलेंगे, वो सीधा यहाँ पे आके मिलेंगे। ठीक है, तो बीच में कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे को ओवरलैप करे, लेकिन सीधा ओवरलैप कब करेंगे? 12 ओ क्लॉक पे। इसीलिए 12 ओ क्लॉक पे ओवरलैप करता हुआ जो हमेशा दिखता है कि 12 ओ क्लॉक पे ओवरलैप करता है, लेकिन दो जगहों पे नहीं करता है, ना तो 12 से 1 के बीच में करता है, एक सेकेंड, ठीक है, ना तो 12 से ना तो 12 से 1 के बीच में करता है, ना तो 11 से 12 के बीच में करता है, दो। ठीक है, कब करता है? 12 ओ क्लॉक पे एक बार करता है। बाकी देखो तो जरा, ए 1 से 2 के बीच में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, 9 बार और 10 बार। 10 बार तो किया, ठीक है, इन दोनों के बीच नहीं किया, लेकिन एक बार 12 ओ क्लॉक पे करता है, जिसको आप 11 बार कहेंगे। तो 11 टाइम्स करता है पूरे 12 आवर्स में। पूरे 12 आवर्स में ये दोनों घड़ी के दोनों सुई, मिनट्स हैंड एंड आवर हैंड, बिकम कोइंसिडेंटल 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। और अगर 12 आवर्स में 11 टाइम्स करता है तो पूरे 24 आवर्स में कितनी बार करेगा? 11 इंटू 2। इसीलिए हमने यहां पे देखा कि 24 आवर्स में 22 टाइम्स क्यों हुआ? क्योंकि 12 आवर्स में हुआ था 11 टाइम्स, और 12 आवर्स में अगर 11 टाइम्स होगा तो 24 आवर्स में कितना होगा? तो 24 आवर्स में होगा 11 इंटू 2, 22 टाइम्स। राइट, ये होगा 22 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से हम मैथमेटिकली भी समझ गए कि कैसे 22 आया, कैसे 22 आया, और यहां पे देखा जाए तो थियोरेटिकली भी समझ गए कि कैसे 22 आया। राइट, तो अब अगर मान लो इसी तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा भी दिया जाए ना, जैसे मुझसे किसी ने इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने को कहा और कहा कि ठीक है, बिकम कोइंसिडेंटल तो समझ में आ गया, बट व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। राइट, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या करोगे? हाँ, इफ दे वांट अस टू फाइंड आउट that how many times in a day, how many times in a day both the hands of a clock both the hands of a clock will be in opposite direction, in opposite direction। अच्छा, opposite direction का मतलब हुआ when they make 180 डिग्री एंगल। हाँ, मैं लिख देता हूं यहां पे ब्रैकेट में, मेकिंग 100 डिग्री एंगल। ठीक है, कि सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, how many times in a day both the hands of a clock will become or will be in opposite direction making 180 डिग्री एंगल। इसका मतलब साफ हुआ ये कि अगर ये क्लॉक इस डायरेक्शन में है, एक हैंड इस डायरेक्शन में है, तो दूसरा हैंड किधर को होगा? इस डायरेक्शन में होगा। राइट, इस डायरेक्शन में होगा। ये साफ साफ हमको यहां पे देखकर पता चलता है कि अगर एक इस डायरेक्शन में तो दूसरे को इस डायरेक्शन में, तभी तो हम कहेंगे ना कि ये 180 डिग्री एंगल है और ये ऑपोजिट है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, मैथमेटिकली इसको समझते हैं, मैथमेटिकली समझते हैं, आसान हो जाएगा। ये भी 22 टाइम्स होगा। क्यों 22 टाइम्स होगा 24 आवर्स में? क्योंकि अगर इसको ठीक से समझा जाए तो देखो, मैं अब शॉर्टकट में थोड़ा बनाता हूं इसको। ठीक है, देखो अभी समझो, ये है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10, चलो ऐसे समझो 11, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट हो गया, रुक जाओ, थोड़ा सा इतना भी कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। 6 7 8 9 10 और 11, चलो ऐसे करते हैं, ठीक है। मान लो कि ये है, अभी मैं ये देखूंगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड अपोजिट कैसे हो सकता है। अब देखो बच्चे कि जब मैं यहाँ पे बात करूंगा 12 से 1 के बीच, तो ऐसा तो हमेशा टाइम दिखेगा हम लोगों को जब दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। कैसे कि मान लो 12 ओ क्लॉक की हम बात करेंगे, ठीक है। तो 12 ओ क्लॉक के बाद जब मूवमेंट शुरू होगा तो कोई तो ऐसा समय जरूर आएगा ना इसके बाद कि मान लो कि एक घड़ी की सुई अगर इस डायरेक्शन में रही होगी तो दूसरी जो सुई है वो इस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी, इस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी। 12 से 1 के बीच में तो ऐसा होगा ही होगा। अच्छा मैं कहता हूं कि 12 और 1 के बीच में अगर नहीं है, मतलब 12 और 1 के बीच में हो गया, तो 1 और 2 के बीच में भी तो ऐसा होगा ना कि घड़ी की एक सुई अगर इन दोनों के इधर है तो दूसरी सुई कहीं ना कहीं दूसरे डायरेक्शन को पॉइंट कर रही होगी, इधर को पॉइंट कर रही होगी। तो हम कहेंगे कि ये 180 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है, ये 180 डिग्री एंगल बन गया, है ना। इस तरह से हम क्या देखेंगे कि 12 से 1 के बीच में तो होगा ही, 1 से 2 के बीच में तो होगा ही, 2 से 3 के बीच में तो होगा ही, 3 से 4 के बीच में होगा ही, ठीक है। ऐसे करते करते हम हर केस में यहां जो ढूंढेंगे ना तो हम देखेंगे 1 से 2 के बीच में एक बार होगा, सॉरी 1 से 2 नहीं, 12 से 1 के बीच में एक बार होगा, 1 से 2 के बीच में होगा, 2 से 3 के बीच में होगा, 3 से 4 के बीच में होगा, 4 से 5 के बीच में होगा, ठीक है। फिर 7 से 8 के बीच में होगा, 8 से 9 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 के बीच में और 11 से 12 के बीच में। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा 5 से 7 तक के बीच में कि घड़ी की जो सुई है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बस एक बार होगा, और वो कब होगा, वो 6 ओ क्लॉक पे होगा, ठीक है। वो कब होगा, 6 ओ क्लॉक पे। कैसे होगा 6 ओ क्लॉक पे, तो हम यहां पे देखेंगे एक घड़ी 12 ओ क्लॉक मतलब मिनट हैंड को इधर पॉइंट आउट करेगी और दूसरे आवर हैंड को इधर पॉइंट आउट करेगी, ठीक है। और थोड़ा सीधा कर देता हूं मैं, ठीक है। तो पहले इसको मिटा दो, ठीक है। तो मिनट हैंड को अभी मैं देखूंगा कि मिनट हैंड को ऐसे, मिनट हैंड इधर पॉइंट आउट हो रहा है और आवर हैंड, ठीक है, इधर पॉइंट आउट हो रहा है। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। मात्र 5 से 6 ओ क्लॉक के बीच, 5 से 6 ओ क्लॉक के बीच नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा 5 और 6 के बीच कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, राइट। और ना ही 6 से 7 के बीच कोई ऐसा टाइम आएगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, क्योंकि मात्र एक ऐसा टाइम होता है 6 ओ क्लॉक जहां पे एक मिनट हैंड अगर नीचे की ओर है, आवर हैंड अगर नीचे की ओर है तो मिनट हैंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो उसके अलावा कोई टाइम नहीं होगा। तुम अगर देखोगे भी ना ट्राई करके तो तुम्हें समझ आएगा कि जब हम 5 ओ क्लॉक की बात कर रहे होते हैं तो 5 ओ क्लॉक पे क्या होता है, 12 पे मिनट हैंड होता है और आवर हैंड होता है 5 पे, ऐसे होता है। जब ये मूवमेंट करना शुरू करेगा आवर हैंड तो मिनट हैंड भी मूवमेंट करना शुरू करेगा। तो एक तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट तो कभी भी 30 मिनट का स्पेस गैप रखेगा ही नहीं। जब ये मूवमेंट करते 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 आएगा ना, तब तक तुम नोटिस करोगे कि मान लो कि ये यहाँ पे है, इसका मूवमेंट यहाँ से शुरू होता है और आवर हैंड का मूवमेंट वहां से और मिनट हैंड का यहाँ पे मूवमेंट शुरू होता है। तो मान लो मूवमेंट करते 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 आ भी गया ना यहाँ पे, तो ये भी चूंकि इधर मूव कर रहा होता है, ऐसे इधर मूव कर रहा होता है, तो कोई ऐसा टाइम आएगा ही नहीं कि एक दूसरे के सीधे में ये आ जाए, ठीक है। तब तक ये आवर हैंड, ये वाला जो आवर हैंड है ना जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पहुंच चुका होगा, तब जाके ये यहाँ पहुंचेगा। इसीलिए ये यहाँ पर पहुंचेगा और ये जो मिनट हैंड है ना, ये मिनट हैंड वहां पहुंचेगा, तब तक ये आवर हैंड यहाँ पहुंच चुका होगा, ठीक है। ये आवर हैंड तब तक यहां पहुंच चुका होगा। इसीलिए इन दोनों के बीच कोई ऐसा टाइम नहीं आता है 5 से 6 के बीच जब दोनों मिनट हैंड और आवर हैंड सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, और जब 6 और 7 के बीच ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, कोई ऐसा टाइम नहीं आता है। बस एक ही टाइम होता है 6 ओ क्लॉक जब बोथ द हैंड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों को अगर छोड़ दो तो बाकी हर समय, ठीक है, एक एक बार तो जरूर होगा। जैसे 12 to 1 के बीच एक बार यहाँ 2 3 4 5,
6, 7, 8, 9, 10 और एक बार 6 o'clock पे 11। तो इन 12 hours they become opposite to each other, that means hands of the clock become opposite to each other in 11 total 11 times. In 12 hours they become opposite to each other 11 times. Okay, 11 times in 12 hours. So 11 times in 12 hours, right? So 11 into 2, 22 times in 24 hours. 24 hours। अब 22 टाइम्स इन 24 आवर्स। ये बहुत ही सिंपल रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है और इसी पे रीजनिंग का एक बहुत बेहतरीन और सवाल बन जाता है। इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे हम लोग तो एक सवाल और बनेगा और वो सवाल कौन सा होता है कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, हाउ मेनी टाइम्स in a day, how many times in a day both the hands of, how many times in a day both the hands of a clock are, both the hands of a clock are in straight line, are in straight line। अच्छा, जैसे ही स्ट्रेट लाइन बोला बच्चे, स्ट्रेट लाइन बोला तो स्ट्रेट लाइन में दोनों कंडीशन आपको देखना है। दोनों कंडीशन क्या क्या होता है यहाँ पे? एक कंडीशन तो आपका ये होता है कि स्ट्रेट लाइन में कि ये है मिनट हैंड और सेम डायरेक्शन में है आवर हैंड। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंटल, कि दोनों स्ट्रेट लाइन में है जब 0 डिग्री एंगल हो तो कोइंसिडेंटल। ठीक है, कितनी बार कोइंसिडेंटल होगा? 24 आवर्स में। और दूसरा ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब 0 डिग्री एंगल। अच्छा, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकता है कि मिनट हैंड अगर इस डायरेक्शन में हो तो आवर हैंड आपका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आवर हैंड आपका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसको आप कहोगे ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब दो चीजें हो गई ना कि अगर दे मींस मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर in a straight line तो in one case they are making 0 degree angle, in another case they are opposite to each other, that means they are making 180 degree angle, right? अगर इतनी बात समझ में बात आ गई बच्चे, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो इसका मतलब कोइंसिडेंटल होने में, ठीक है, 24 आवर्स में कितनी बार कोइंसिडेंटल हुआ था? 22 टाइम्स, राइट? दूसरे में स्ट्रेट लाइन कितनी बार हुआ था? 22 टाइम्स 24 आवर्स में। तो स्ट्रेट लाइन मतलब अपोजिट कितनी बार हुआ था? 22 टाइम्स। कोइंसिडेंटल कितनी बार हुआ था? 22 टाइम्स। तो अगर कोई पूछता है कि स्ट्रेट लाइन होने में कितना समय, कितनी बार होगा, ठीक है, तो हो गया ना काम खत्म हमारा। कोइंसिडेंटल हुआ था 22 टाइम्स, ऑपोजिट हुआ था 22 टाइम, so add up and write down 44. That means in how many times in a day both the hands come in a straight line, तो straight line में coincidental plus opposite दोनों मिला के 44 टाइम्स। तो ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी आपसे तीनों में से कुछ भी पूछ लेते हैं तो आप इजीली आंसर बिना सॉल्व किए हुए बता सकते हैं कि भाई coincidental 22 टाइम्स, opposite 22 टाइम्स एंड स्ट्रेट लाइन 44 टाइम्स, राइट? इजीली आंसर करो। अच्छा, इसमें और आगे आता है कि व्हेन बोथ द हैंड्स आर मेकिंग राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। और ये सारे क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस हैं जो अभी आगे आने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूं आगे चल के। और ये जो यूज है ना, ये गेन कैसे करता है, जो आपने देखा है ना कि 12/11 मिनट्स, 1 मिनट स्पेस गेन करने में, 1 मिनट स्पेस गेन करने में 12/11 मिनट का समय लगता है। तो इसका क्या यूज है, कैसे कैसे आवर हैंड और मिनट हैंड का रिलेटिव मोशन पता से हम पता करते हैं कि क्लॉक फास्ट है, क्लॉक इज गेनिंग या फिर क्लॉक इज लूजिंग। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, आने वाले वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है बच्चों। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, right? And we'll be doing so many different types of questions, various types of concepts, or you are going to enjoy a lot. Thank you guys, thank you so much for today. Take care and we'll meet you, we'll see you, means I will see you
You will see me soon again. Take care. Jai Hind. Bye bye.